हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे ना। चलिए, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो गुड इवनिंग ऑल, सभी को बहुत बहुत शुभ संध्या। सबका स्वागत है इस क्लास में। आइए आप लोग फटाफट क्लास में जुड़ जाइए। हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारी जो आज की क्लास है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो हम विलियम जे लॉन्ग की बुक से पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग द रिवाइवल ऑफ लर्निंग पीरियड में चलेंगे। 1400 से लेकर के 1550 तक का जो पीरियड है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन द क्लास फॉर टुडे। आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं। तो अ, कल आपकी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब रही थी, छुट्टी भी थी, कुछ मुझे काम भी था। तो आज आपकी क्लास फिर से हम लेके आगे चलते हैं। चलिए, रिवाइवल ऑफ लर्निंग। एक्चुअली ये रिवाइवल ऑफ लर्निंग का जो पीरियड था, ये अगर बेसिकली देखें तो इट वाज अ पीरियड ऑफ लिटरेरी बैरननेस। लिटरेरी बैरननेस भी इस पीरियड में था। बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल लिटरेचर कुछ ही सेज में लिखा नहीं गया है। कुछ का को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा लिटरेचर हमें ढंग का मिलता नहीं है। ये पीरियड कब तक माना जाता है? चौसर के डेथ के बाद से लेकर के 16 सेंचुरी के हाफ ईयर तक अगर हम देखें, हाफ तक मतलब 1550 तक का पीरियड देखें, वहाँ तक हम इसको जो है कंसीडर करते हैं। हालांकि अगर हम एज अ नेशन इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड ने काफ़ी प्रॉस्पर किया है, डिफरेंट क्षेत्र में काफ़ी काम भी किया है इसने, इंग्लैंड ने। लेकिन लिटरेचर की फील्ड में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ हमें योगदान देखने को मिलता नहीं है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं फटाफट। जो है सूरज जी आ गए हैं। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए, तो आइए हम इस पर नज़र डालते हैं। तो ये 150 ईयर्स का लगभग लगभग जो पीरियड है, इसमें क्या क्या चल रहा था इंग्लैंड में, उसको हम देखते हैं। तो द फर्स्ट थिंग हम देखते हैं जो, तो हेनरी फिफ्थ जो है हमारे, जो है 1415 में अगर देखते हैं तो हेनरी फिफ्थ हमारे राजा बनते हैं। वहाँ से हम देखते हैं कि इंग्लैंड की लाइफ जो है, खास करके पेट्रियाटिक लाइफ अगर देखें तो बहुत तेजी से चेंज होती है। हेनरी फिफ्थ जो था, हुज इराटिक एट विगरस लाइफ, इसकी लाइफ थोड़ी सी इराटिक थी लेकिन बहुत ही विगरस लाइफ थी। जैसा कि शेक्सपियर ने दिखाया है, हेनरी फिफ्थ नाम का एक प्ले ही लिखा है शेक्सपियर ने ना, हाई नेशनलिज्म के लिए जाना जाता है वो। वाज टिपिकल ऑफ द लाइफ ऑफ हिज टाइम। अपने लाइफ जो अपने टाइम का कह सकते हैं ना, करेक्टर्स हैं, मतलब अपने टाइम के जो पीपल थे, उनका एक टिपिकल करेक्टर है हेनरी फिफ्थ। मतलब बहुत इरेटिक लाइफ लोग जीते थे लेकिन बड़ी विगरस लाइफ भी जीते थे साथ साथ में। एंड इट वाज प्रिवेलेंट ऑल ओवर द यूरोप। यूरोप में सब जगह, यूरोप में देखें तो इस प्रकार की लाइफ हमें देखने को मिलती थी। फर्स्ट लेट यूरोप फील द माइट ऑफ द न्यू नेशनल स्पिरिट। करें, यहाँ के लोगों ने क्या किया, पहली बार नेशनल स्पिरिट को महसूस कराया। किसको? यूरोप को। यूरोप के लोग जानने लगे, खास करके फ्रांस और जो नियर बाई कंट्रीज थी, स्पेन वगैरह, वहाँ के लोगों ने जाना कि इंग्लैंड की पावर क्या है। उसके बाद ये पावर रुकी नहीं वहाँ पर, धीरे धीरे बढ़ती गई। हाँ, टू डाइवर्ट दैट ग्रोइंग एंड अनरूली स्पिरिट फ्रॉम रिवेलियन एट होम, हेनरी लेड हिज आर्मी अब्रॉड। अब हेनरी ने क्या किया? हेनरी ने केवल आसपास के जो छोटे छोटे प्रांत थे उनको न जीत करके अब अब्रॉड भी हेनरी ने प्रयास किया जाने का। इन द अपेरेंटली इम्पॉसिबल अटेम्प्ट टू गेन फॉर हिमसेल्फ थ्री थिंग्स। हेनरी फिफ्थ जो है वो तीन चीजों के पीछे भाग रहा था। एक था फ्रेंच वाइफ, एक था फ्रेंच रेवेन्यू, एंड द फ्रेंच क्राउन इटसेल्फ। तीन चीज चाहिए थी हेनरी को। फ्रेंच वाइफ चाहिए थी, फ्रेंच रेवेन्यू चाहिए था, और लास्ट में फाइनली क्या, उसको फ्रेंच का क्राउन भी तो चाहिए था। ये भी तो उसकी एक रिक्वायरमेंट थी ना, उसकी एक रिक्वायरमेंट ये भी थी। एक सेकंड आप लोग। इसके बाद हम क्या देखते हैं इंग्लैंड में, कि बैटल ऑफ एजिनकोर्ट जो है 1415 में, पीछे भी हमने जब एमसीक्यूज कराए थे वहां भी हमने आपको बताया था, शेक्सपियर के प्ले में भी हमें दिखता है बैटल ऑफ एजिनकोर्ट। ये याद रखना भैया, ये भूलना नहीं ना। 1415 में बैटल ऑफ एजिनकोर्ट लड़ा गया। एंड 5 ईयर्स लेटर, और उसके जस्ट 5 ईयर्स से हम क्या देखते हैं,
बाय द ट्रीटी ऑफ ट्रायस ना, ट्राय की जो संधि हुई वहां पर क्या हुआ, फ्रांस एक्नॉलेज्ड हिज राइट टू ऑल हिज आउटरेजियस डिमांड्स ना, फ्रांस ने सरेंडर कर दिया और इंग्लैंड की लगभग लगभग सारी डिमांड को इसने मान लिया। द यूजलेसनेस ऑफ द टेरिफिक स्ट्रगल ऑन फ्रांस सॉइल is shown by the rapidity with which all its results were swept away. When Henry died in 1422, हेनरी मतलब हेनरी फिफ्थ, हेनरी फिफ्थ 1422 में जब इनकी डेथ होती है तो इनका बेटा रहता है जो इंग्लैंड का राजा बनता है, एक मैग्निफिसेंट जो है कहते हैं कि एक लड़का था जो कि जिन्होंने क्या किया, हेनरी फिफ्थ का एक बहुत ही शानदार जो है स्टैचू, सिल्वर स्टैचू बनवाया, कहाँ पर, वेस्टमिंस्टर एबे में, टू कमेमोरेट हिज विक्ट्रीज, उसकी विक्ट्रीज को कमेमोरेट करने के लिए, मतलब फ्रांस के जो क्षेत्र आज तक लोग नहीं जीत पाए थे उनको जीता। ये 100 ईयर्स वॉर का ही पार्ट था, ध्यान रखिएगा, 100 ईयर वॉर चल रहा है ना फ्रांस के साथ, उसी का पार्ट था, लेकिन इसने ऐसे ऐसे युद्ध जीते जो इसके पहले इंग्लैंड ने कभी नहीं जीते थे। इसी का जो लड़का है, हिज सन हेनरी सिक्स्थ जो है, वाज बट द शैडो ऑफ अ किंग, केवल ये एक पपेट था इन द हैंड्स ऑफ द पावरफुल कोर्टियर्स ऑफ द इंग्लैंड। उस समय कोर्टियर्स जो दरबारी थे, पावरफुल मिनिस्टर्स थे, उनके हाथ में केवल एक कठपुतली मात्र था, इन द हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल्स हु सीज द पावर ऑफ इंग्लैंड एंड टर्न्ड इट टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अब चूंकि जब राजा कमजोर हो जाता है और पावर मंत्री के हाथ में चली जाए तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कॉज होता है, मतलब नेशन को नुकसान पहुंचाने वाला होता है। मंत्री सबल रहे हैं लेकिन राजा उनसे ज्यादा अगर योग्य है तभी जो है वो नेशन सरवाइव कर सकता है। यही कुछ हाल हुआ इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड में हम देखते हैं तो डिस्ट्रक्शन थोड़ा सा शुरू हो जाता है। Meanwhile, all his foreign possessions were won back by the French under the बहुत ही फेमस लीडरशिप थी जोन ऑफ आर्क। ये आपने शायद प्ले भी पढ़ा होगा ना, जोन ऑफ आर्क बहुत फेमस प्ले है ना। अब इसमें क्या था, जोन ऑफ आर्क की लीडरशिप में फ्रांस ने जितना हेनरी फिफ्थ के शासन में हारा हुआ था, हेनरी सिक्स्थ के शासन में वो सब वापस जीत लिया। ठीक है, वो सब वापस जीत लिया इसने। इसी दौरान सबसे फेमस देखते हैं तो कौन सा रेवेलियन होता है, जिसको हम बोलते हैं केट्स रेवेलियन। 1450 में होता है केट्स रेवेलियन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग नेहा, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, देव इज आल्सो हियर, गुड इवनिंग, स्वागत है। चलो, केट का रेवेलियन हुआ, केट्स रेवेलियन 1450 में, एंड द ब्लडी वॉर्स ऑफ द रोजेस, ये तो आप सब लोग जानते हैं, 1455 से 85 तक ब्लडी वॉर ऑफ रोजेस चला था। वॉर ऑफ रोजेस जिसको बोलते हैं, हाउस ऑफ यॉर्क एंड लैंकास्टर में। ये क्या थे, आर नेम्स टू शो हाउ द एनर्जी ऑफ इंग्लैंड वाज वायलेंटली डिस्ट्रॉइंग इटसेल्फ। अब ये दिखा रहा था कि इंग्लैंड केवल युद्ध लड़ रहा है, उसकी सारी एनर्जी केवल इन फालतू की चीजों में जा रही है। क्या, एक तो पहले जो इसने लीडरशिप में अपने जीती थी हेनरी फिफ्थ ने, वो सारे जो है हेनरी सिक्स ने गंवा दिए। उसके बाद केड का रिविलियन उधर चल रहा था, विद्रोह हो गया था। फिर इधर हम देखें तो क्या हो रहा था, इधर छोटे मोटे वॉर के साथ साथ वॉर ऑफ रोजेस, दो हाउसेस जो थे वो अपने आप को क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए इंग्लैंड में वो लोग वार लड़ रहे थे, सिविल वार एक प्रकार से चल रहा था। अब इसने क्या किया, इसने पूरे इंग्लैंड को अगर देखें तो डिस्ट्रॉय कर दिया इंटरनली, जो है कहते हैं ना, अंदर से इंग्लैंड लगभग लगभग खोखला होता चला जा रहा था। द फ्राइटफुल रेन ऑफ रिचर्ड थर्ड फॉलोड, उसके बाद तो भयानक रूल आया हेनरी सिक्स के बाद, रिचर्ड थर्ड आए, which had however this redeeming quality that it marked the end of civil war। इतना अच्छा हुआ कि इस एज में सिविल वार का एंड तो हो गया, जो वार ऑफ रोजेस वगैरह चल रहे थे ना, ये एंड तो हो गया, लेकिन हुआ क्या, एंड द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म भी समाप्त हुआ। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछेगा कि किस एज में जो है सिविल वार समाप्त हुआ है, तो रिचर्ड थर्ड के एज में। किसमें फ्यूडलिज्म समाप्त हुआ है, तो रिचर्ड थर्ड के एज में। लेकिन दिक्कत क्या थी, इट मेड पॉसिबल अ न्यू ग्रोथ ऑफ इंग्लिश नेशनल सेंटिमेंट अंडर द पॉपुलर ट्यूडर्स। यहाँ पर अब हमारे ट्यूडर्स डायनेस्टी जो है वो फिर से वापस आ जाती है, ट्यूडर्स के अंडर में अब ये नेशन जो है प्रॉस्पर करने लगता है। ये तो था, लेकिन रिचर्ड थर्ड का देखें तो थोड़ा सा इसका जो शासन था वो बड़ा भयानक था। क्या था, रिचर्ड थर्ड के जाने के बाद हम देखते हैं तो हमारे पास आते हैं कौन, हेनरी एट्थ आते हैं, राजा बनते हैं हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ हमारे किंग बनते हैं। अब ये क्या थे महोदय, इनका रेन तो बड़ा लंबा था ना, हेनरी हेनरी एट्थ जो है ये बहुत सारे चेंजेस करते हैं, वायलेंट चेंजेस करते हैं,
बट हैव मोर पर्पज एंड सिग्निफिकेंस। हालांकि इसका बहुत सारा पर्पज सिग्निफिकेंस है। जैसे क्या क्या इन्होंने किया। हिज एज इज मार्क्ड बाय स्टडी इंक्रीज इन द नेशनल पावर एट होम एंड अब्रॉड। तो इस समय इंग्लैंड हेनरी एट्थ के शासन में नेशन में भी अपने और अब्रॉड भी अपने जो पावर थी वो बढ़ा रहा था, अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा था। लेकिन इसी समय आया क्या, बाय द एंट्रेंस ऑफ द रिफॉर्मेशन बाय अ साइड डोर। इंग्लैंड में इसी समय रिफॉर्मेशन भी चल रहा था, साइड बाय साइड में रिफॉर्मेशन चल रहा था। एंड बाय द फाइनल सेपरेशन ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम ऑल इक्लेसियास्टिकल बॉन्डेज इन पार्लियामेंट्स फेमस एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। इसी एज में एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी आया, अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही फेमस है। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी क्या है, चर्च सुप्रीम होगा कि राजा सुप्रीम होगा, ये बहुत दिन से लड़ाई चल रही थी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में बहुत दिन से लड़ाई ये चल रही थी। फाइनली हेनरी एट्थ ने ये डिक्लेयर किया कि किंग जो है वो सुप्रीम है, चर्च सुप्रीम नहीं है। यही हमारा है पार्लियामेंट्स का फेमस एक्ट जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस है ना, हेनरी एट्थ के शासन में आया था। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए कि एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी किसके एज में आया था, हेनरी एट्थ के एज में आया था। In previous reigns, chivalry and the old feudal system had practically been banished. इसके पहले रिचर्ड थर्ड की एज में देखते हैं तो फ्यूडलिज्म आपका समाप्त हो चुका है, सिवेलरी समाप्त हो चुकी है लगभग लगभग। नाउ मोनास्टिसिज्म द थर्ड मेडिवल इंस्टीट्यूशन, जो मोनास्टिसिज्म था विथ इट्स मिक्स्ड इविल एंड गुड received its death blow in the wholesale suppression of the monasteries and the removal of awards from the House of Lords. अब क्या हुआ कि हेनरी एट्थ ने जब किंग को सुप्रीम घोषित कर दिया तो जितने मोनेस्ट्रीज और अवार्ड थे ना सबको हटा दिया गया, मोनेस्ट्रीज बंद कर दी गई। और यहाँ से हम देखते हैं तो जो चर्च है उसकी अथॉरिटी इंग्लैंड से कंप्लीटली लगभग हमें हटी हुई मिलती है। अब चर्च की सुप्रीमेसी कहीं भी दिखाई नहीं देती है। तो अगर रिलीजियस तौर पर हम देखें तो ये काफी चेंजिंग पीरियड था, काफी ज्यादा चेंजेस यहाँ पर आए थे। हालांकि हर चीज का एक अपना भी होता है। जो हमारे राजा महोदय थे उन्होंने ये सब ऐसे ही नहीं किया था, उसके पीछे भी बड़ा कारण था। द इविल करेक्टर ऑफ द किंग एंड द हाइपोक्रेसी ऑफ प्रोक्लेमिंग सच अ क्रिएचर द हेड ऑफ एनी चर्च आर द डिफेंडर ऑफ एनी फेथ वी क्वेस्ट साइलेंटली इन स्टॉप्स डिक्लेरेशन। अच्छा ध्यान रखिएगा, डिफेंडर ऑफ फेथ इसने अपने आप को डिक्लेयर किया था ना, किसने, हेनरी एट्थ ने। कहता है इसने क्या किया, इसने बोला कि अब राजा ही चर्च को हेड करेगा और वो द डिफेंडर ऑफ फेथ कहलाएगा ना, द डिफेंडर ऑफ फेथ वही कहलाएगा। यही सब चीजें हम क्या देखते हैं, स्टब्स के डिक्लेरेशन में हमें देखने को मिलती हैं, जहां पर वो कहते हैं क्या, कहते हैं द वर्ल्ड ओज सम ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट डेट्स टू men from whose memory the world requires। बहुत ही फेमस लाइन है, हेनरी एट्थ के बारे में कहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखें तो इंग्लैंड में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। तो पूरा का पूरा अगर हम पीरियड देखें, हिस्टोरिकल रूप से देखें तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, कई सारे किंग आए, लेकिन लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत कुछ किया नहीं जा रहा था। तो आइए देखते हैं और क्या होता है इस दौरान, इसमें हिस्टोरिकल और क्या चेंजेस होते हैं। इंग्लैंड में आपको सबको पता होगा, मैं अक्सर बताता भी रहता हूँ, श्वेता गुड इवनिंग बेटा, मैं अक्सर आप लोगों को बताता भी रहता हूँ। इंग्लैंड में क्या था बेटा, इंग्लैंड में हमारा प्रिंटिंग प्रेस लेके आगे कौन, विलियम कैक्सटन। आप सब लोगों को पता है, मैंने एमसीक्यूज भी कराया है, रट लीजिएगा। विलियम कैक्सटन लेकर के आ गए क्या, प्रिंटिंग प्रेस। ये भी एक बहुत हिस्टोरिकल इवेंट था, फेमस हिस्टोरिकल इवेंट। And for the first time in history, it was possible for a book or an idea to reach the whole nation। पहली बार पॉसिबल हुआ कि कोई बुक आप पब्लिश करें, कोई आइडिया अपना ले आएं और वो पूरे जनता के पास पहुंच जाए। क्यों, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ गया था। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड इन प्लेस ऑफ ओल्ड मोनेस्ट्रीज। अब पुराने जितने मठ थे ना, मोनेस्ट्रीज वगैरह थी, उनकी जगह पर अब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बनने लगी ना, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज बनने लगी। ग्रीक आइडियाज एंड ग्रीक कल्चर केम टू इंग्लैंड इन द रेनेसा। रेनेसा भी इसी समय इंग्लैंड में पहुंच गया। रेनेसा के थ्रू ग्रीक आइडियाज और ग्रीक कल्चर इंग्लैंड में पहुंच गए। एंड मैंस स्पिरिचुअल फ्रीडम वाज प्रोक्लेम्ड इन द रिफॉर्मेशन। और रिफॉर्मेशन चल रहा था जिसमें आदमी अपने आप को क्या, स्पिरिचुअली अपने आप को फ्री करने में लगा था। कि रिफॉर्मेशन में भी जो बहुत सारी बुराइयां थी रिलीजन को लेकर के, उसको भी धीरे धीरे दूर किया जा रहा था। तो देखें तो इसी पीरियड में हमें इंग्लैंड में रेनेसा और रिफॉर्मेशन
दोनों आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। द ग्रेट नेम्स ऑफ द पीरियड आर न्यूमरस एंड सिग्निफिकेंट बट लिटरेचर इज स्ट्रेंजली साइलेंट। बहुत सारे हैं, ग्रेट नेम्स हैं, लेकिन कह रहे हैं लिटरेचर बिल्कुल साइलेंट है, या तो बहुत कम है या तो बिल्कुल साइलेंट है। Probably the very turmoil of the age prevented any literary development, for literature is one of the arts of peace। लॉन्ग साहब कह रहे हैं शायद इस एज में लिटरेचर इसलिए नहीं लिखा जा सका क्योंकि लिटरेचर लिखने के लिए नेशन का पीस में होना बहुत जरूरी था। और इंग्लैंड में अगर हम देखें तो डेवलपमेंट बहुत हुआ, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ इंग्लैंड कभी भी एट पीस नहीं था, कभी शांत नहीं था जो है। और किसी भी आर्ट को डेवलप होने के लिए नेशन का पीसफुल होना बड़ा जरूरी होता है। और ये हमें कब मिला, ये इसके बाद वाला जो एज हमारा आता है, मतलब एलिजाबेथन एज, जहां पर नेशन को क्या मिलता है, नेशन को पीस मिलता है और वहां के लोग अपनी जो क्षमता है आर्ट और कल्चर को लेकर के, लिटरेचर को लेकर के, वो एक्सप्लोर करते हैं। और इतना बेहतरीन लिटरेचर हमारा एलिजाबेथन एज में आता है, शायद उतना हमें और किसी एज में नहीं मिलता है, ठीक है। अब ये रिवाइवल ऑफ लर्निंग क्या था, इसको आइए देख लेते हैं। रिवाइवल ऑफ लर्निंग का मतलब ये होता है, ब्रॉडेस्ट सेंस में बोलें तो, ग्रेजुअल एनलाइटनमेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड आफ्टर द डार्कनेस ऑफ द मिडल एज। मिडल एज की डार्कनेस के बाद अगर हम देखें तो अब धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा था, पढ़ लिख करके अपने दिमाग को एनलाइटन कर रहा था ना, अपने दिमाग की बत्ती जला रहा था। तो मेंटोस खा के नहीं, पढ़ लिख करके अपने दिमाग की बत्ती जला रहा था। द नेम्स, अब आ गया यहाँ पर हमारा कौन से नेम आए, रेनेसा आ गया। रेनेसा का मतलब ही क्या है, रीबर्थ ना, रीबर्थ, रीअवेकनिंग। रेनेसा आ गया और क्या आ गया, ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म जो हमने आपको इरास्मस का बताया था नाम, ह्यूमनिज्म आ गया। विच आर ऑफन अप्लाइड टू द सेम मूवमेंट। ये सब के सब किस मूवमेंट के पार्ट हैं, इसी मूवमेंट के पार्ट हैं। है प्रॉपरली एंड नैरोवर सिग्निफिकेंस जो है इनका जो ह्यूमनिज्म है, शायद हमें लगता है कह रहे हैं इनका उतना सिग्निफिकेंस ना हो, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इंग्लैंड की लर्निंग पर बड़ा ही इफेक्ट डाला हुआ है। रेनेसा क्या है, टर्म रेनेसा को ये बता रहे हैं, रेनेसा का मतलब है दो यूज्ड बाय मेनी राइटर्स, ज्यादा राइटर्स ने इसको यूज किया है, लेकिन फिलहाल इसका मतलब है टू डिनोट द होल ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडल एजेस टू द मॉडर्न वर्ल्ड। इसने क्या किया है, मिडल एज से मॉडर्न वर्ल्ड का पूरा ट्रांजिशन का जो पीरियड है वो क्या है, इन्होंने बताया रेनेसा है। क्या है, रेनेसा है। मतलब इसके पहले मिडल पीरियड चल रहा था, मतलब 1510 के आसपास देखें, 1516 के आसपास हम देखते हैं तो इंग्लैंड में हमें रेनेसा देखने को मिलता है। इसके पहले और रेनेसा के बाद का जो पीरियड है, ये रेनेसा एक ट्रांजिशन पीरियड के तौर पर देखते हैं। विलियम जेलोंग कहते हैं इसने पूरी दुनिया को बदल दिया। पूरी दुनिया मतलब मॉडर्न वर्ल्ड, इंग्लैंड के मॉडर्न वर्ल्ड को चेंज कर दिया पूरा। अब इसमें क्या क्या हुआ, आइए इसको देखते हैं। ह्यूमैनिज्म जो हमारा था, ह्यूमैनिज्म जो है ये क्या था, ह्यूमैनिज्म आपसे पूछे क्या था, इट वाज नथिंग, इट वाज जस्ट द रिवाइवल ऑफ क्लासिक लिटरेचर एंड वाज सो कॉल्ड बाय इट्स लीडर following the example of Petrarch because they held that the study of the classics literate humanities the more human writings rather than the old theology। कह रहे हैं कि ये लोग ओल्ड क्लासिक्स को फॉलो करते थे, जैसे पेट्रार्क वगैरह जो हैं, जिनका क्या कहना था, पेट्रार्क क्या कहते थे, कहते थे कि भाई जो लिटरेरी ह्यूमनिस्ट हैं उसको पढ़ने का मतलब ये है, स्टडी ऑफ द क्लासिक्स को पढ़ने का मतलब ये है कि मोर ह्यूमन राइटिंग्स, ज़्यादा आप ह्यूमन राइटिंग लिख पाएंगे, रादर देन द ओल्ड थियोलॉजी। मतलब धर्म वगैरह पढ़ने से ज़्यादा ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक राइटिंग आप करिए। और ये क्लासिक्स जो होते थे, इसको जो पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ह्यूमनिस्टिक हो जाएगा, ह्यूमनिज्म उसके अंदर कहीं ना कहीं दिखेगा। और यही क्या था, दिस वाज द बेस्ट मीन्स टू प्रमोट द लार्जेस्ट ह्यूमन इंटरेस्ट। कह रहे हैं अगर बहुत सारे ह्यूमन इंटरेस्ट को आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया क्या है, आप ह्यूमैनिज्म को फॉलो करिए ना, थियोलॉजी पर मत जाइए। रादर देन ओल्ड थियोलॉजी, आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, ह्यूमन राइटिंग, मोर ह्यूमन राइटिंग, मतलब इंसान के बारे में लिखिए, लोगों के बारे में लिखिए। तो ये काफी तेजी से इंग्लैंड में डेवलप हुआ। वी यूज द टर्म रिवाइवल ऑफ लर्निंग टू कवर द होल मूवमेंट। अब इन दोनों मूवमेंट को मिलाते हुए, पूरे मूवमेंट को मिलाते हुए, मतलब रेनेसा
और ह्यूमनिज्म और जो छोटे छोटे मूवमेंट थे सबको मिलाते हुए जो कहा जाता है वो पूरे मूवमेंट को क्या कहा जाता है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग। तो ध्यान रखिएगा, आपसे अगर वाइवा या कहीं पूछता है तो आपको ये दिमाग में ये रहना चाहिए, रेनेसां और ह्यूमनिज्म दोनों आता है रिवाइवल ऑफ लर्निंग में, ऐसा नहीं केवल एक आते हैं ना। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब आगे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं कि लेमार्टाइन का डिफिनीशन तो आपको पीछे भी हमने बताया है, रेनेसां को डिफाइन करते हुए हमारे लेमार्टाइन साहब कहते हैं कि इसमें क्या किया, द मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स। रेनेसां पीरियड में आदमी ने अपनी खोज करी और यूनिवर्स की खोज करी, दोनों खोज करी ना, पहले अपने को खोजा फिर यूनिवर्स को खोजा। एंड अकॉर्डिंग टू टेन, और टेन साहब ने क्या कहा, मैन सो लॉन्ग ब्लाइंडेड हैड सडनली ओपनड हिज आइज एंड सीन। कह रहे हैं आदमी इतने दिन जो अंधा पड़ा हुआ था ना, आंखें बंद करके मुंह बैठा हुआ था, और रेनेसां पीरियड आता है तो अचानक आंखें खोलता है और दुनिया को देखता है ना, दुनिया को देखता है। मतलब पहली बार उसको सही गलत चीजों को देखने का ज्ञान हुआ, अर्थात इतने दिनों तक वो सोया हुआ था, अचानक जगता है और पढ़ना शुरू कर देता है ना। जैसे आप बहुत दिनों से सोए हैं और फिर अचानक आप जग जाएं और 5-7 साल खूब मेहनत करके आप क्या करें, आप अपने जीवन को, लाइफ को बना लेना, तो क्या कहलाएगा, आपका रेनेसां पीरियड कहलाएगा, आपका वो रेनेसां पीरियड कहलाएगा। चलिए, तो आगे यहाँ पे बहुत कुछ हमारे पास नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमारे पास और कुछ खास वैसा नहीं है। यहाँ पे कुछ डिस्कवरीज वगैरह के बारे में दिए, जैसे वास्को ड गामा की जो यात्रा हुई थी मेडिटेरियन सी में, उन्होंने गया और अपने वॉयजेस में जो अरब वगैरह के इन्वेंशंस बहुत सारे हुए हैं, आपका अमेरिका का ये सारे जो है खोज जो हुई है, ये सारा यहाँ पर इन्होंने डिटेल में बताया है थोड़ा सा। अब ये छोड़ दीजिए, अब आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर, लिटरेचर हम देखते हैं, इस एज का लिटरेचर क्या है ना। तो सबसे पहले आइए हम लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए याद करना तो पड़ेगा ही ना। तो याद करने के पर्पज से हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या क्या इस एज में याद करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है रोजर आश्रम की, रट लेना, जितना कर सकते हो याद कर लेना जरूर, अक्सर पूछता है एग्जाम में। टोक्सोफिलस, टोक्सोफिलस का मतलब होता है स्कूल ऑफ शूटिंग ना, आर्चरी के बारे में इसमें बताया इन्होंने इन 1545, ध्यान रखिएगा। एक्सप्रेसेस इन हिज प्रीफेस आर अपॉलजी, इन्होंने प्रीफेस या उसी को अपॉलजी नाम से लिखा है। अ वेरी वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन ओवर द निग्लेक्ट ऑफ नेटिव लिटरेचर, कह रहे हैं कि इतने दिनों तक हमारा जो नेटिव लिटरेचर था उसको निग्लेक्ट किया गया बहुत दिनों तक, उस पर ये अपना डिससेटिस्फैक्शन व्यक्त करते हैं कि लोगों ने लैटिन को कॉपी किया, फ्रेंच को कॉपी किया, हमारा अपना लिटरेचर किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। कहते हैं एंड एज फॉर ई लैटिन और ग्रीक टंग एवरीथिंग इज सो एक्सीलेंटली डन इन देम दैट नन कैन डू बेटर। कह रहे हैं कि लैटिन में और ग्रीक में सब कुछ इतना बढ़िया किया गया है कि उसमें बढ़िया करने लायक अब कुछ रह नहीं गया है। तो अगर जब बढ़िया करने लायक नहीं रह गया तो क्यों परेशान हो। कह रहे हैं इन द इंग्लिश टंग कंट्रेरी, और इंग्लिश टंग में अगर हम उल्टे देखें तो क्या है, एवरीथिंग इज इन अ मैनर सो मीनली, सब कुछ इतना घटिया अभी तक हुआ है कि बोथ फॉर द मैटर एंड हैंडलिंग दैट नो मैन कैन डू वर्स, कि कोई इंसान गलत कर ही नहीं सकता। मतलब इंग्लिश में आज तक कुछ ढंग का काम नहीं हुआ। अब इसको ऐसे समझिए, ये कहना ये चाहते हैं कि ग्रीक और लैटिन में तो इतने अच्छे अच्छे काम हो चुके हैं। जैसे आपको मैं कह दूं कि चलो एक बहुत बढ़िया घर बनाओ ना, तो अब क्या है, आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, कह रहे हैं कि इतने बढ़िया बढ़िया ऑलरेडी मकान बन चुके हैं, वो आपको बनाने में तो क्या आपको लगेगा कि यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी बनाएंगे तो कोई कहेगा अरे ये तो फला जगह ऐसे मकान है, फला जगह ऐसे मकान है। कह रहे हैं कि इंग्लिश में क्या हाल था, इंग्लिश में हाल ऐसा था, ऐसी चीज जो अभी तक कभी किसी ने बनाई नहीं है, आज तक उस पर काम ही नहीं किया, तो उसमें आप कुछ गलत भी कर देंगे तो सबको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अभी तक उसमें किसी ने काम ही नहीं किया। तो मतलब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इंग्लिश लिटरेचर हैज बीन अनटच्ड टिल नाउ, अभी तक ये अनटच्ड रहा है, इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। अपना डिससेटिस्फैक्शन व्यक्त करते हैं कि सब देखो लैटिन ग्रीक के पीछे भाग रहे हैं, किसी ने इंग्लिश में काम ही नहीं किया। तो बहुत बड़ा सा फील्ड है आगे काम करने के लिए, आप गलत भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले क्या था, पहले कम पढ़े लिखे लोग भी क्या करते थे, नौकरी आसानी से मिल जाती थी, हाथ पकड़ा के नौकरी मिल जाती थी ना। तो वहां पे क्या है, वहां 5वीं पास वाला भी अपने आप को बहुत होशियार समझता था कि हमने बहुत पढ़ा, देखो हमने नौकरी पा ली।
ना। आज क्या है, आज सब लोग इतना पढ़ लिख गए हैं कि नौकरी पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो उसमें आप कुछ ऐसा करो कि आपका नाम हो, तो कह रहे हैं कि जहां पर खराब करने लायक कुछ है ही नहीं, वहां क्या करोगे, वहां तो कुछ भी करोगे वो अच्छा ही माना जाएगा। मतलब इन इंग्लिश लिटरेचर, हाँ, टिल डेट नथिंग हैज बीन डन, ये कह रहे हैं टिल डेट कुछ भी नहीं किया गया था लिटरेचर में, तो आपके पास तो पूरा एम्पायर खाली है, जो मर्जी कहे वो करिए। यूरोप में और हम देखें तो खास करके इटली में इस समय हमारे पास बहुत सारे ब्रिलियंट राइटर्स थे, उनमें से दो तीन नाम हैं, जैसे हमारे दाते साहब हैं। इसी एज में देखें तो दाते साहब की रचनाओं को फॉलो किया जा रहा था, पेट्रार्क। इन सब के अलावा इटालियन लैंग्वेज में अगर हम देखें तो कोई बहुत खास लिटरेचर हमें वहां भी देखने को नहीं मिलता है। मतलब कंप्लीटली देखें तो बैरननेस हमें देखने को मिलता है, वहां भी नहीं मिलता है, वो भी बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि इंग्लैंड में चौसर के बाद अगर देखें तो हमें कोई नहीं मिलता है, वैसे ही वहां पर दाते और पेट्रार्क के बाद देखें तो कोई ढंग का राइटर मिलता नहीं है। 15 सेंचुरी में अगर देखें तो विलियम जी लॉन्ग कह रहे हैं महोदय, इनका कहना है कि 15 सेंचुरी जो है बहुत फेमस लाइन है, हो सकता है आपसे एग्जाम में कोट कर ले, ठीक है, आपसे हो सकता है एग्जाम में कोट कर ले, बच्चों ये अंडरलाइन कर लेना। लॉन्ग साहब कह रहे हैं द 15th सेंचुरी वाज एन एज ऑफ प्रिपरेशन, 15वीं सेंचुरी जो थी वो प्रिपरेशन की एज थी, एज ऑफ लर्निंग, द बिगिनिंग ऑफ साइंस, साइंस सीखने की शुरुआत का एज था ये, एंड ऑफ गेटिंग एक्वेंटेड विद द ग्रेट आइडियल्स, और उच्च आदर्शों से मिलने का ये वक्त था, द स्टर्न लॉ, द प्रोफाउंड फिलोसफी, द सजेस्टिव माइथोलॉजी एंड द नोबल पोएट्री ऑफ द ग्रीक्स एंड रोमन्स। कह रहे हैं कि ये एज था प्रिपरेशन का, सब कुछ जानने का ये एज था। तो द माइंड वॉज फर्निश्ड विद आइडियाज फॉर अ न्यू लिटरेचर, और इसीलिए इस एज के लोगों में क्या था, नए आइडियाज, आगे चल के माइंड में नए आइडियाज आए, किसके लिए, नया लिटरेचर लिखने के लिए, क्योंकि इस एज में लोगों ने सीखा। ये प्रिपरेशन का एज था, जैसे नेट प्रैक्टिस करते हैं ना मैच खेलने से पहले, तो ये नेट प्रैक्टिस का एज था। यहाँ पर लोगों ने प्रैक्टिस किया, उसके बाद खूब धुआंधार लिटरेचर लिखा गया, और शायद उतना बढ़िया लिटरेचर आगे भी हम देखते हैं धीरे धीरे जो है डिक्लाइन होता है, उतना अच्छा लिटरेचर हमें मिलता नहीं है। लेकिन फिलहाल देखते हैं इस एज में और क्या क्या हुआ। तो इस एज में अगर हम लिटरेचर के क्षेत्र में देखें तो हमारे पास मैलरी साहब मिलते हैं। मैलरी का मॉडी आर्थर अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, ये मेडिवल स्पिरिट में शिवैलरिक रोमांस है, लिखा गया है, ध्यान रखना, ये बहुत ही फेमस है, इसको याद कर लेना ना, इसको याद कर लेना, वर्दी रिमेम्बरेंस इसको कह रहे हैं, आपको रट लेना है इसको। उसके अलावा क्या था, दो और बुक्स आई बहुत ही फेमस इंग्लैंड में इसी पीरियड के दौरान, वो किसकी बुक थी, एक थी हमारी मारियस इरास्मस की, पीछे हमने आपको बताया भी था ना, इनकोमियम, जिनका नाम था प्रेज ऑफ फॉली। मारियस इरास्मस ह्यूमैनिज्म के फादर कहलाते हैं ना, फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म, इनकी जो है प्रेज ऑफ फॉली जो है इनकोमियम मॉरी जो है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेज ऑफ फॉली, ठीक है। और टॉमस मोर की यूटोपिया, द फेमस किंगडम ऑफ नोवेयर। यूटोपिया का मीनिंग क्या है, किंगडम ऑफ नोवेयर, ध्यान रखना, किंगडम ऑफ नोवेयर इसका सब टाइटल है। कई बार टीजीटी पीजीटी लेवल एग्जाम में, मतलब जब मैं ये एग्जाम कहता हूं तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आया होगा इस लेवल के एग्जाम में, कि कौन सी ऐसी बुक है जिसका सब टाइटल है किंगडम ऑफ नोवेयर। तो आपको याद रहना चाहिए हमारे टॉमस मोर की यूटोपिया को क्या बोलते हैं, किंगडम ऑफ नोवेयर, ठीक है। बोथ वर रिटन इन लैटिन, ध्यान रखना दोनों लैटिन में लिखी गई थी, कौन, यूटोपिया भी लैटिन में लिखी गई थी और प्रेज ऑफ फॉली भी लैटिन में लिखी गई थी। हालांकि यूटोपिया को बाद में 1551 में ट्रांसलेट किया गया, किसमें, इंग्लिश में ना, बट वे आर स्पीडली ट्रांसलेटेड इनटू ऑल यूरोपियन लैंग्वेज, बाद में ऑल यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई, इंग्लिश में 1551 में ट्रांसलेट हुई है। द प्रेज ऑफ फॉली, प्रेज ऑफ फॉली है क्या, इज लाइक अ सॉन्ग ऑफ विक्ट्री फॉर द न्यू लर्निंग, कह रहे हैं न्यू लर्निंग के लिए एक प्रकार की विक्ट्री सॉन्ग था, which had driven away wise ignorance and superstitions and three foes of humanity। कह रहे हैं जो मानवता के तीन दुश्मन है ना, कौन कौन है, ह्यूमैनिटी के सबसे बड़े दुश्मन क्या है, वाइस, बुराइयां, इग्नोरेंस, अज्ञानता, एंड सुपरस्टिशन, और क्या कहते हैं उसको, सुपरस्टिशन को, अरे हिंदी में क्या कहते हैं सुपरस्टिशन को,
पाखंड वाखंड जो भी कहते हो, सुपरस्टिशंस ना, अंधविश्वास, कह रहे हैं ये मानवता के सबसे बड़े दुश्मन है ना। इसी को इसमें क्या कहा है, इन्होंने कहा पढ़ो लिखो, और पढ़ोगे लिखोगे ना तभी इनसे तुम्हें मुक्ति मिलेगी, वाइसेस से, इग्नोरेंस से एंड सुपरस्टिशन से। तो ये ध्यान रखना। इट वाज पब्लिश्ड इन 1511, ये 1511 में पब्लिश हुई थी हमारी ये प्रेज ऑफ फॉली, 1511 में पब्लिश हुई थी, आफ्टर द एक्सेशन ऑफ हेनरी एट्थ। वही हेनरी एट्थ राजा बनते हैं और जो है प्रेज ऑफ फॉली इनकी पब्लिश होती है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं, मोर की यूटोपिया देखते हैं। पब्लिश्ड इन 1516, 1516 में ये पब्लिश हुआ था। इज अ पावरफुल एंड वर्जनल स्टडी ऑफ सोशल कंडीशन अनलाइक एनीथिंग व्हिच हैड एवर अपीयर्ड इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये पूरा सोसाइटी को दिखाता है। इन आवर ओन डे वी हैव सीन इट्स इन्फ्लुएंस इन, आज भी अगर देखें तो इसका प्रभाव हमें कहाँ मिलता है, जैसे बिलामी का लुकिंग बैकवर्ड बहुत ही फेमस रचना है, ये जो है इन्हीं पर बेस्ड है, किसके, मूर की यूटोपिया पर बेस्ड है। इसको हम मॉडर्न यूटोपिया बोलते हैं, मॉडर्न यूटोपिया। ठीक है, चलिए उसके बाद मोर जो थे, ये यूटोपिया लिखने का इनके अंदर आया कहाँ से कीड़ा, ये यूटोपिया लिखने का, यूटोपिया लिखने का कीड़ा कहाँ से आया। कह रहे हैं इनके जो थे मोर साहब थे, इनका एक सेलर था, एक सेलर था, वन ऑफ अमेरिगो वेस्पुकिस जो है कंपेनियंस, एक सेलर था, इनकी कंपेनियन का एक सेलर था, जिस अ वंडरफुल किंगडम ऑफ नोवेयर। कह रहे हैं एक वंडरफुल किंगडम है जिसके जो है अमेरिगो वेस्पुको जो है उसी कंपेनियन का एक सेलर था, इन विच ऑल क्वेश्चंस ऑफ लेबर, और इस जो ये किंगडम था इसमें लेबर के सारे क्वेश्चन, गवर्नमेंट के सारे क्वेश्चन, सोसाइटी के, रिलीजन के, हैव बीन इजीली सेटल्ड बाय सिंपल जस्टिस, सिंपल जस्टिस के द्वारा सारी समस्याओं को समाधान कर दिया जाता है, एंड कॉमन सेंस, और कॉमन सेंस के द्वारा। मतलब एक ऐसा लैंड है जहां पर आपको लेबर की समस्या नहीं है, गवर्नमेंट की नहीं है, सोसाइटी की नहीं है, कोई समस्या है तो उसको बहुत सिंपल तरीके से और न्याय उचित तरीके से सॉल्व कर दिया जाता है। ऐसे ही समाज की कल्पना हमारे प्लेटो साहब ने भी करी थी। इन दिस यूटोपिया वी फाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम एज द फाउंडेशंस ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी, पहली बार जो हमारे सभ्य समाज का कॉन्सेप्ट आता है वो इसी यूटोपिया में आता है ना। यूटोपिया में इन्होंने पहली बार एक ऐसा समाज जिसको हम आज सभ्य कहते हैं, सभ्य समाज कैसा है, जो लड़ता झगड़ता नहीं है, कोई बात हो गया तो उसको प्यार से निपटा लेता है ना, वही यही सब है, सिंपल जस्टिस के द्वारा, कॉमन सेंस के द्वारा निपटा लेता है। जैसे हमारे यहाँ भी सिविलाइज्ड किसको कहा जाता है, जैसे पता चला किसी ने किसी के खेत से, किसी ने किसी खेत में कि गाय जो है पड़ गई, उसने दो दाने खा लिए, अब दो दाने खा लिए तो लड़ बैठे दोनों लोग, इतना लड़ बैठे कि एक का मर्डर हो गया, चार लोग जेल में हैं, दो लोग उधर से, तीन लोग उधर से जेल में हैं। तो कहते हैं क्या, कहते हैं कि जब आप क्या रहेंगे, जब आप सिविलाइज्ड रहेंगे ना, तो इन सब छोटे मैटर को आप क्या करेंगे, कॉमन सेंस से और जो जस्टिस है उसके थ्रू क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वो जो इस प्रकार की समस्याओं को सॉल्व कर लेता है वो किंगडम क्या कहलाता है, वो किंगडम आइडियल किंगडम कहलाता है। और इसीलिए ये कह रहे हैं किंगडम ऑफ नोवेयर, ऐसा किंगडम कहीं मिलने वाला भी नहीं, ये केवल हमारे दिमाग की एक उपज है ना। यूटोपिया हम सब लोग अपने दिमाग में बैठाते हैं, लेकिन गलती वही हम लोग करते हैं कि हम अपने दिमाग की यूटोपिया बनाते हैं ना, कि हमारे हिसाब से होना चाहिए सब कुछ वहां पर, मतलब वहां पर कुछ भी ऐसा ना हो कि जो दूसरे के हिसाब से हो, सब हमारे हिसाब से हो तो हमारी यूटोपिया होती है। तो यहाँ से तीन वर्ड निकल के आया जो आगे चल के आप देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन भी बना, वो था लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। तो ध्यान रखना ये यहीं से आया है। जो है आइडिया ऑफ जो आइडियल स्टेट है ना, आइडिया ऑफ आइडियल स्टेट या आइडिया ऑफ यूटोपिया जो है ना, वहीं से ये तीनों वर्ड निकल के आए हैं। कौन सा, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। एक ऐसा समाज जहां पर लिबर्टी हो, जहां पर स्वतंत्रता हो लोगों को, फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो, और इक्वालिटी हो, समानता हो, एक ऐसा समाज विच रिटेन देयर इंस्पिरेशन थ्रू ऑल द वायलेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और ये आगे चल के आप देखेंगे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यही स्लोगन रहा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो दैट वाज लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। ठीक है, समझ में आया? तो ये बहुत फेमस है, ध्यान रखना। आपसे कोई पूछ ले कि ये जो स्लोगन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये कहाँ हमें मिलता है, तो आप बताएंगे
यूटोपिया की जो संकल्पना है ना, द आइडिया ऑफ यूटोपिया जो है, वहां पे हमें ये मिलता है। ठीक है, चलें आगे। चलो, हाँ सुपरस्टिशंस, हाँ अंधविश्वास, हाँ ठीक है, गुड। चलिए, प्रिया सिंह सॉरी फॉर लेट, कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फैजल जी गुड इवनिंग, सॉरी फॉर बीइंग लेट, कोई दिक्कत नहीं है। मूर साहब आगे क्या कह रहे हैं इसमें, यूटोपिया में कह रहे हैं कि एज ही हियर्स ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री, मोर जब ये कहानी को सुनते हैं ना, वो सेलर जो है वो कहानी को बताता है, तो मोर को भी लगता है कि यार बहुत अच्छी कंट्री है, ऐसी कंट्री। तो मोर वांडर्स वाई आफ्टर 15 सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियनिटी, मोर को लगता है कि लगभग 1500 साल हो गए क्रिश्चियनिटी के, और अभी तक हम देखें तो हिज ओन लैंड इज सो लिटिल सिविलाइज्ड, अभी तक करने हमारा इंग्लैंड सिविलाइज नहीं हो पाया। एक ऐसा भी लैंड है, जो सेलर ने कहानी बताया कि मैं एक जगह गया था, वहां एक ऐसा लैंड है, कैसे हैं लोग, ऐसे है ना। तो कहता है ये मोर जो है उस पे एक प्रकार से कह सकते हैं मेडिटेट करता है कि भाई ऐसा क्या इंग्लैंड में हुआ कि आज तक हम सिविलाइज नहीं हो पाए। एंड एज वी रीड द बुक टुडे, एज वी आस्क आवरसेल्फ द सेम क्वेश्चन, और आज भी हम अगर ये बुक पढ़ते हैं तो अपने आप से यही क्वेश्चन पूछते हैं, कितने दिन बीत गए, अच्छा ऐसा क्या है कि हम लोग आज तक सिविलाइज्ड नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में आप ये जो संकल्पना है ये कहीं पाई ही नहीं जाती, इसीलिए इसको बाद में नाम दे दिया गया किंगडम ऑफ नोवेयर। मतलब ऐसा राज्य कहीं है ही नहीं जहाँ ये सब होना। जैसे हमारे यहाँ राम राज्य की संकल्पना एक होती है, राम राज्य कहा जाता है कि राम राज्य ऐसा था ना, तो अब वो क्या है, आज के युग में राम राज्य पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ऐसे किसी भी युग में आप जाएंगे तो पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि दे आर आइडियलिस्टिक आइडियाज ना, ये आदर्शवादी केवल हमारे विचार होते हैं। तो इसी इसी को बोला गया यूटोपिया। ठीक है, द स्प्लेंडेड ड्रीम इज स्टिल फार फ्रॉम बीइंग रियलाइज्ड, एट इट सीम्स एज इफ एनी नेशन कुड बिकम यूटोपिया। कह रहे हैं ये तो ड्रीम के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक नेशन को ये जरूर लगता है कि वो यूटोपिया बन सकता है इन सिंगल जनरेशन, एक ही जनरेशन में। तो सिंपल एंड जस्ट आर द रिक्वायरमेंट्स, इसकी रिक्वायरमेंट इतनी सिंपल हैं कि एक ही जनरेशन में कोई भी नेशन चाहे तो यूटोपिया बन सकता है, लेकिन उसको करना देखने में बहुत सिंपल है। वो जो 3 मंत्र है ना, वो देखने में बहुत सिंपल है। क्या बताओ, 3 मंत्र क्या है? स्लोगन क्या है जो आगे चल के फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन बनता है? अभी आपको हमने बताया ना, क्या है वो स्लोगन? बोलो, रिप्लाई करो फटाफट, क्या स्लोगन है? लिबर्टी, हाँ ठीक है, और इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, यही तो स्लोगन है। कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, भूल गए सब लोग। चलो, यही स्लोगन है। ये देखने में 3 शब्द हैं कि यही जो 3 शब्द होंगे तो वो नेशन क्या होगा? यूटोपिया कहलाएगा ना। लेकिन ये पॉसिबल, अचीव करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तो रही कुछ बात 2 बुक्स की। अब इन सब से भी ग्रेटर देखें तो प्रोज में हमारे पास आ जाता है क्या? प्रोज में आ जाते हैं विलियम टिंडेल साहब भैया। विलियम टिंडेल नाम रट लो भैया, ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट 1525 में न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन लेके आए, और यही ट्रांसलेशन बन गया क्या? स्टैंडर्ड ऑफ गुड इंग्लिश। आगे चल के जो गुड इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड सेट किया गया ना कि इंग्लिश ऐसी ही होनी चाहिए, वो इनकी ओल्ड टेस्टामेंट, सॉरी, न्यू टेस्टामेंट के ट्रांसलेशन सेट की गई है। एंड एट द सेम टाइम ब्रॉट दैट स्टैंडर्ड नॉट ओनली टू स्कॉलर्स बट टू द होम्स ऑफ द कॉमन पीपल। कह रहे हैं ये स्टैंडर्ड केवल स्कॉलर्स तक ही सीमित नहीं रहा, कॉमन पीपल तक भी आया ये। टिंडेल मेड हिज ट्रांसलेशन फ्रॉम द, ध्यान रखिएगा टिंडेल ने ट्रांसलेशन कहाँ से किया है। मैं आपको बार बार ये क्वेश्चंस बताता हूँ, जब मैंने वाइक्लिफ का बताया था तो मैंने आपको बताया था रट लेना, उन्होंने ग्रीक और हेब्रू वर्जन से नहीं किया बल्कि लैटिन वल्गेट से किया है। अब ये न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन इन्होंने कहाँ से किया है? ध्यान रखना, इन्होंने ओरिजिनल ग्रीक से किया है, ध्यान रखना। वाइक्लिफ ने लैटिन वल्गेट से किया, इन्होंने ओरिजिनल ग्रीक से किया है। एंड लेटर ट्रांसलेटेड पार्ट्स ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, बाद में इन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन कुछ किया है थोड़ा बहुत, वो कहाँ से किया है?
फ्रॉम द हेब्रू, वो हेब्रू से किया है, ये ध्यान रखने का। ग्रीक से न्यू टेस्टामेंट और हेब्रू से ओल्ड टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन किसने किया है? विलियम टिंडेल ने। बहुत बड़े ट्रांसलेटर थे ना, बहुत बड़े ट्रांसलेटर थे टिंडेल साहब। ज्यादातर टिंडेल का जो वर्क है आगे चल के हम देखते हैं तो हमारे क्रैमर साहब मिलते हैं। तो मच ऑफ टिंडेल्स वर्क वाज इंक्लूडेड इन क्रैमर्स बाइबल। भैया ध्यान रखिए, क्रैमर की बाइबल आती 1539 में, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बाइबल। ज्यादातर इनकी रचना को ही उन्होंने क्या किया है? इंक्लूड किया है, जो इन्होंने ट्रांसलेट किया। मतलब ग्रीक एंड हेब्रू वाला जो पार्ट ट्रांसलेट किया उन्होंने इस क्रैमर ने अपनी बाइबल में इंक्लूड किया और उसको नाम दिया द ग्रेट बाइबल कहलाया। क्या कहलाया? द ग्रेट बाइबल 1539 में आया था एंड वॉज रेड इन एवरी पैरिश चर्च इन इंग्लैंड। और यही ग्रेट बाइबल हर एक चर्च में मिलता था उस समय। तो ध्यान रखना, ये पूरी सीरीज आपको याद रखनी होगी। पूरी सीरीज टिंडेल ने क्या किया? टिंडेल ने न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया ग्रीक से इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद कुछ पार्ट ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया हेब्रू से, और इन्होंने जो ट्रांसलेट किया उसी को लेकर के क्रैमर ने अपनी बाइबल बनाई, जिसको कहा गया द ग्रेट बाइबल। क्या कहा गया? ग्रेट बाइबल, ध्यान रखिएगा। और यही ग्रेट बाइबल चल के इंग्लैंड के हर एक चर्च में आगे चल के पॉपुलर हो गई, और बाद में यही फाउंडेशन बनी किसका? अथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल। अथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल क्या था? जब 1611 में हमारे किंग जेम्स फर्स्ट ने एक बाइबल पब्लिश कराई, जिसको कहा गया अथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, जिसमें इन्होंने एक टीम बनाई थी, लगभग 42 से 46 कितने जो है स्कॉलर्स थे, उनकी एक टीम बनाई, और उन्होंने कहा 1611 में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भैया आप लोग क्या करिए, आप लोग एक ऐसी बाइबल बनाइए जो कि मैं अथराइज करूंगा, यही मेन बाइबल मानी जाएगी, तब से यही पढ़ा जाएगा। किसी को अथराइज मतलब जो किंग के साइन से बाइबल आती है, तो अथराइज्ड वर्बन हुई, जो कि लगभग देखते हैं तो इनके टिंडेल उंडेल के लगभग 60-70 साल बाद आती है ना। इनका 1525 हमारे टिंडेल का, और क्रैमर का हमारे 1539, और अथराइज्ड वर्जन आता है हमारा कब? अथराइज्ड वर्जन आता है 1611। तो आप देखें तो लगभग 86 साल यहाँ से है, 86 ईयर्स, और यहाँ से लगभग अगर आप देखें तो 61 और 71 72 साल यहाँ से है। तो आप ये स्थिति है, देख लीजिए, इतने दिन बाद लगभग ये बाइबल आई, जो बाद में स्टैंडर्ड बाइबल बन गई। पूरे इंग्लैंड में वही बाइबल चलती थी, पूरे इंग्लैंड के लोग वही पढ़ा करते थे। तो इतना आप याद रखिएगा। पीछे भी हमने थोड़ा सा बाइबल का आपको वाइक्लिफ वाला बताया था, वो भी आप याद रखिएगा ना। बाइबल से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है ना, तो आपके दिमाग में थोड़ा रहना चाहिए। हाँ, वही लिबर्टी इक्वलिटी ब्रदरहुड, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है। चलो, अब इसी एज में और कौन हमें मिलते हैं भैया? आ जाइए। इनका नाम था याट एंड सरे। ये सब लोग बहुत कुछ दे के गए हैं हमें ना, बड़ी कम उम्र तक ये लोग जिंदा रहे थे, लेकिन बहुत कुछ दे के गए हैं। आइए देखते हैं क्या क्या दिया इन्होंने। एक्चुअली हुआ क्या, ये लोग तो मर गए थे इन लगभग हमें लगता है 42 या कितने 49 में इनकी डेथ हो गई थी। ये लोग जो है जिंदा नहीं थे। इनकी बुक को, इनकी रचनाओं को, इनके सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स वगैरह को हमारे थे जो है एक पब्लिशर थे, जिनका नाम था टॉटल। टॉटल साहब ने अपनी एक बुक पब्लिश की, जिसको नाम दिया गया टॉटल्स मिससेलेनी, मतलब मिक्स था, बहुत सारे राइटर का इसमें मिक्स था। उसमें इन्होंने प्रिंट किया इस कलेक्शन को, जिसमें इन्होंने क्या किया? 1557 में आई थी। इसमें इन्होंने याट एंड सरे की बहुत सारी रचनाओं को पब्लिश किया, और उसी से हम याट एंड सरे के बारे में जानते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें इनके बारे में मिलती नहीं है। इसमें क्या था? इट कंटेन्ड द वर्क ऑफ द सो कॉल्ड कोटली मेकर्स। ये लोग कोटली मेकर्स या पोएट थे, which had hitherto are circulated in manuscript form for the benefit of the court। कह रहे हैं ये बेनिफिट ऑफ द कोर्ट के लिए अभी तक मैन्युस्क्रिप्ट में चल रही थी। इसको पब्लिश करने का काम किसने किया? हमारे टॉटल्स मिसलानी ने किया, टॉटल साहब ने किया। अबाउट हाफ ऑफ दीज पोएम्स वर द वर्क ऑफ सर थॉमस याट। इसमें लगभग जितनी पोएम पब्लिश हुई थी, आधी लगभग याट साहब की थी, एंड हेनरी हावर्ड और लव सरे, इन दोनों की। मतलब टॉटल साहब ने बहुत सारी पोएम, अगर मान लीजिए 100 पोएम कलेक्ट की होगी, तो 50 मिला के सरे और याट की थी, और 50 में और भी जो कंटेम्प्रेरी थे उनकी थी। तो ये ध्यान रखिएगा।
हाफ जो है इन्हीं की थी। अब यहाँ देखिए इनका टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। यार्ड साहब हमारे जो है 1503 में इनका जन्म हुआ, 42 में डेथ हो गई ना, हाँ 42 मुझे याद आ रहा था। और ये 47 हैं, 46 मुझे आ रहा था, 47 हैं। तो ये लोग कितना कम जिए थे आप देख लीजिए ना, ये 39 साल जिंदा रहे और ये 30 साल ही जिंदा रहे। भाई 17 से 47 30 साल हुआ, और ये 3 से 42 जो है 39 साल हुआ। बस इतना ही जिंदा रहे हैं भैया, इतना ही जिंदा रहे हैं, देख लीजिए। लेकिन इतना सब कुछ करके गए हैं। अब इन लोगों ने किया क्या है वो भी देख लीजिए। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ऐसा क्या कर दिया सर कह रहे हैं, नहीं किया है भैया, बहुत कुछ किया है ना। जो पढ़े हैं वो तो समझ रहे होंगे, जो हमारे बच्चे नए हैं अभी हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं, या नहीं आप पढ़ा है लेकिन ध्यान नहीं दिया, उनको मैं बता दूं। ये लोग जो दोनों थे, ये लोग डिप्लोमेटिक मिशंस पे अक्सर जाया करते थे इटली ना। तो बोथ टुगेदर रोट एमराउस सॉनेट्स मॉडल आफ्टर द इटालियंस। इन्होंने इटालियन के मॉडल को ले आकर के सॉनेट लिखना शुरू किया, ठीक है। और लिखना ही नहीं शुरू किया, एक नया फॉर्म डेवलप भी किया जो बाद में चल के इंग्लिश सॉनेट के नाम से जाना गया। तो आइए देखते हैं क्या क्या किया इन लोगों ने। सरे इज नोटेड नॉट फॉर एनी स्पेशल वर्थ और ओरिजिनलिटी ऑफ हिज ओन पोएम्स बट रादर फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ 2 बुक्स। अरलाफ सरे की बात करें तो इन्होंने बहुत पोएम नहीं लिखी है, ये ट्रांसलेशन करते थे प्रायः। इन्होंने 2 बुक ट्रांसलेट किए, ध्यान रखना, बहुत बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्जिल की ट्रांसलेशन किया, वर्जिल का। इन स्ट्रेंज मीटर, ध्यान रखना किसमें ट्रांसलेट किया, इन स्ट्रेंज मीटर। ये स्ट्रेंज मीटर क्या है, इंग्लैंड में इसके पहले नहीं था स्ट्रेंज मीटर। ये क्या था, ब्लैंक वर्स। क्या था, ब्लैंक वर्स। तो इंग्लैंड में ब्लैंक वर्स ले आने का श्रेय किसको गया, अरलाफ सरे को। तो पहला योगदान तो ये देख लीजिए भैया, ब्लैंक वर्स जो इतना बड़ा बना आगे चल के, उसको इंग्लैंड में लाने का श्रेय किसका है, अरलाफ सरे का है। कहां पर, तो वर्जिल की एनीड का ट्रांसलेशन ये कर रहे थे, पहली बार वहीं पर इन्होंने इसको यूज किया है। एक स्ट्रेंज मीटर, एक नया, स्ट्रेंज मतलब नया, विचित्र मीटर, जो पहले इंग्लैंड में नहीं था ना, उसी को बोला गया, क्या बाद में नाम दिया गया, ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स नाम दिया गया। इसके पहले इंग्लैंड में ये कभी नहीं आया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों ने यही नहीं किया। आप सोच रहे होंगे कि ब्लैंक वर्स केवल खोज दिया, इतना नाम हो गया। अरे भैया यही नहीं है, इंग्लैंड में सोनेट भी नहीं था। तो हमारे जो यार्ड साहब थे वो सोनेट लेकर के आए इंग्लैंड में। क्या लाए, सोनेट लेके आए। तो सोनेट और ब्लैंक वर्स लाने का श्रेय इन्हीं 2 महान पुरुषों को जाता है, ध्यान रखिएगा, किसको, यार्ड एंड सरे को। हालांकि जो हमारे यार्ड साहब थे ये सोनेट लेके आए इंग्लैंड में, कहाँ से, इटली से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे, इन्होंने सोनेट लाए लेकिन इन्होंने पैटर्न चेंज नहीं किया, ठीक है। इन्होंने पैटर्न चेंज नहीं किया, मतलब वही 14 लाइन को 8+6 वाले में, ऑक्टेव प्लस स्टेट में ही ये लिखा करते थे। सरे साहब ने इसको चेंज करके बना दिया, क्या बना दिया इसको, 3 क्वार्टरेन प्लस 1 कपलेट में, मतलब 12+2 बना दिया, 12+2, ठीक है। 3 क्वार्टरेन एंड 1 कंक्लूडिंग कपलेट में बना दिया। तो ये इनका योगदान था। बाद में चल करके यही शेक्सपियर, मिल्टन लोगों ने सोनेट लिख लिख करके इसको क्या कर दिया, इतना फेमस कर दिया। इसको लाने वाले कौन थे हमारे, यही दोनों लोग थे, यार्ड एंड सरे। तो इनको बहुत हल्के में आप मत लेना ना, हल्के में आप इन्हों लोगे तो ये आपको हल्के में ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो अब आइए इस एज की देखते हैं, मॉडी आथर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना। ओल्ड टेस्टामेंट 1525, न्यू टेस्टामेंट 1539 एंड अथराइज्ड वर्जन 1611। चलिए मैलोरी का मॉडी आर्थर देख लेते हैं। मॉडी आर्थर में हम देखते हैं आज तक इसको जो है बोला जाता है द ग्रेटेस्ट इंग्लिश वर्क ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड का सबसे फेमस इंग्लिश वर्क इस हमारा क्या था, मॉडी आर्थर था। इसमें क्या था, स्टोरी थी क्या मॉडी आर्थर में, ये इट वाज बेस्ड ऑन द आर्थरियन रोमांस। आर्थरियन रोमांस पीछे हमने आपको बताया था ना, जो हमने साइकिल्स आपको बताए थे ना, 4 मैटर आपको बताए थे, मैटर ऑफ फ्रांस, मैटर ऑफ ब्रिटेन, मैटर ऑफ रोम ना। तो मैटर ऑफ ब्रिटेन वाले में जो है ये हमें सब लोग मिलते हैं। टोल्ड इन सिंपल एंड विविड प्रोज, प्रोज में लिखी गई, ये ध्यान रखना, किसमें लिखी गई है, प्रोज में लिखी गई। मॉडी आर्थर किसमें लिखी गई, प्रोज में, ये ध्यान रखना। किसने लिखा है,
तो हमारे सर टॉमस मैलोरी साहब ने लिखा है। ये बहुत बड़े ऑथर थे। क्या थे? ऑथर थे। और कैक्सटन ने इन हिज इंट्रोडक्शन, कैक्सटन ने जब इसका इंट्रोडक्शन लिखा, किसका? मॉडी आर्थर का इंट्रोडक्शन किसने लिखा है? कैक्सटन ने। वो कहते हैं दैट ही वाज अ नाइट एंड कंप्लीटेड हिज वर्क इन 1470। कहते हैं कि मॉडी आर्थर एक नाइट थे और उन्होंने अपना वर्क 1470 में कंप्लीट कर लिया था। 15 इयर्स बिफोर कैक्सटन प्रिंटेड इट। कह रहे हैं कि हमारे प्रिंट करने से 15 साल पहले ही इन्होंने इसको पब्लिश कर लिया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहे हैं हमारे पब्लिश करने से पहले ही इन्होंने इसको 15 साल पहले ही लिख लिया था। मतलब इट वाज रिटन इन 1417 एंड दो इट वाज पब्लिश्ड इन 1485। कैक्सटन ने इसको 1485 में पब्लिश किया, लेकिन ये लिखी कब गई थी? 1470 में ही लिखी गई थी। ये कैक्सटन ने खुद कहा है जब उन्होंने क्या किया है? मॉडी आर्थर का इंट्रोडक्शन लिखा है ना, मॉडी आर्थर का प्रीफेस कह सकते हैं, प्रीफेस लिखा है इन्होंने। तो ये ध्यान रखना, आपको ये याद रहना चाहिए। और इसी बुक में हमें ये पता चलता है कि ही वॉज द सर्वेंट ऑफ जेसु बोथ बाय डे एंड नाइट। इसमें पता चलता है कि हमारे मैलोरी साहब बहुत बड़े ईश्वर के भक्त थे, जीसस के भक्त थे। दिन रात उनकी सेवा किया करते थे, मतलब उनकी पूजा किया करते थे। मतलब बड़े ही रिलीजियस टाइप के आदमी थे। इससे ज्यादा हमें और कोई जानकारी उनके बारे में नहीं मिलती है। बाद में यही जो मैलोरी का ग्रुप्स ऑफ लेजेंड है ना, या बाद में चल के या सर्च फॉर होली ग्रेल का जो आइडिया है, आगे चल के बहुत सारी स्टोरीज इसमें लिखी गई। बहुत सारी स्टोरी, जैसे ट्रिस्टम एंड आइसोल्ड की स्टोरी है। ये पैगन, प्योरली पैगन है, इसमें रिलीजन कहीं भी नहीं है, प्योरली पैगन है। मैलरी जो है, इन सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने लिखा है। मेडवल क्रिश्चियनिटी जो है ना, उसको प्रिजर्व करके एकदम बिल्कुल रखा हुआ है, बहुत अच्छा। आप इसी को आगे देखें तो हमारे स्पेंसर साहब फॉलो करते हैं, उनका फेरी क्वीन आता है ना। ये सब सारी चीजें यहाँ पर हैं, इसको छोड़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। चलिए, अब इसको छोड़ दीजिए। मैटर ऑफ ब्रिटेन वाला हमने आपको बता दिया, ये समरी है। ये हमारा पीरियड यहाँ पर हो गया, ठीक है। रोमांटिक रिवाइवल का हमारा जो पीरियड है, यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हमारा शुरू होगा द ग्रेट एलिजाबेथन पीरियड, द एज ऑफ एलिजा, 1550 से 1600 तक ना। चलिए, इसको हम जो है अब आगे पढ़ाएंगे। आप लोग थोड़ा टाइम से जुड़ जाया करिए ना। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे हम इसको पढ़ाएंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन आप को वॉच करते रहिए, वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करिए, शेयर वेयर करिए, और थोड़ा सा कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, एक दो बच्चों के अलावा कोई नहीं करता। कमेंट करने में क्या जाता है आई डोंट नो, लेकिन आप लोग को करना चाहिए। अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, कुछ भी है XYZ, बट कमेंट आप लोग जरूर किया करिए ना। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। अभी और भी क्लासेस होंगी आपकी, तो तब तक के लिए आप जो है आपसे विदा लूंगा। चलिए, अगली क्लास में मिलते हैं। आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।